प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th क्लास के NCERT के जो हमारी तीत बुक है उसका 8th लेसन महिलाएं, जाति और सुधार पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको इनकी हमारे तीत पार्ट 3 8th क्लास का 9th और 10th लेसन की वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे महिलाएं, जाति और सुधार, जो कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी। आज जो मध्यवर्गीय महिलाएं हैं वो ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं और बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियों में भी कार्यरत हैं। और जो कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना बहुत ज़रूरी है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर की हो जाती हैं महिलाएं या पुरुष, उनको वोट डालने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का। उनमें सभी में एज फिक्स है कि चुनाव लड़ने में कि राष्ट्रपति कितनी है, राज्यपाल की कितनी है, या ग्राम पंचायत में अलग अलग एज डिसाइड की गई है चुनाव लड़ने की। तो लेकिन वोट डालने की एज सभी की फिक्स है, 18 से ऊपर के सभी मेल और फीमेल। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते थे, कम मिलते थे या फिर मिल भी नहीं पाते थे। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। 200 साल पहले हालात आज से बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी और हिंदू और मुस्लिम इस दोनों धर्मों में पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। बहुपत्नी विवाह प्रचलन में था। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती कि वो अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए और अपनी इस तरह से स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती का क्या अर्थ है? सदाचारी महिलाएं। और संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द ही विधवा हो जाएगी। ये उनकी रूढ़िवादी धारणा थी। पढ़ी लिखी होने का और विधवा का क्या अर्थ है? लेकिन उनकी तो यही सोच थी, उनका ये विश्वास था कि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो वो जल्द ही विधवा भी हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं था, लेकिन जातियों के आधार पर भी समाज बंटा हुआ था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के मानते थे और इसके बाद जो व्यापार और जो महाजन आदि से जुड़ी जाती हैं वो अपने आप को वैश्य कहती हैं, उसका दूसरा स्थान था। और फिर काश्तकार, जो बुनकर या कुम्हार जैसे दस्तकार हैं, ये शूद्र कहे जाते थे। इस श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर थी वो गांव और शहरों को साफ रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी जिससे उच्च जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसा काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों क्या मानती थी? अछूत मानती थी। और इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल करने वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की भी छूट नहीं थी। किनको? निम्न जाति के लोगों को। 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान इनमें से बहुत सारे कानून कायदे में बदलाव आया। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। जब जब समाज में किसी समाज या व्यक्ति को दबाया जाता है तब तक समाज में परिवर्तन आता है। 19वीं सदी की शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावसे और चर्चाओं का स्वरूप सामने आया। इनकी एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के साधन बढ़ने लगे, विकसित होने लगे। पहली बार किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और किताब पुस्तकें भी छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने
साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि इन पांडुलिपियों को मुकाबले ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी सकती थी। अगर लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो लोग उनको पढ़ नहीं पाएंगे या उनकी सोच भी विकसित नहीं होगी। लिहाजा आम लोग इनको पढ़ भी सकते थे। वो बहुत सारे अपनी भाषा में, अपनी भाषा जो उनकी मदर टंग थी, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते थे। इन शहरों में तमाम लोगों के सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक मुद्दों पर स्त्री और पुरुष चर्चा करते थे और ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह बहस अक्सर भारतीय सुधारक और सुधारक संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज एक का संगठन बनाया और राजा राम मोहन राय ने लोगों को सुधारक इसलिए कहा कि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। समाज में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है समाज सुधारक के लिए। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने जो रूढ़िगत धारणा है उनको छोड़कर नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो भी परिवर्तन आएंगे उनको अपना नहीं सकेंगे तो उनकी सोच चेंज कैसे होगी। ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय देश की पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने लिखा कि अगर महिलाओं को जबरन घरेलू कामकाजों में बांध कर रखा जाएगा, कि घर तक सीमित रखा जाएगा, उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाएगी, तो उनको बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त दी नहीं जा सकती थी। कि अगर इनकी सीमित एरिया भी सीमित कर देंगे तो सोच अपने आप ही इनकी सीमित हो जाएगी। तो इसके लिए इनका एरिया बढ़ाएं, बाद में इनकी सोच बढ़ेगी। विधवाओं की जिंदगी में कैसे चेंज आई? राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवाएं औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उनको इन सभी भाषाओं को जानते थे। उन्होंने अपनी लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और उनके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि अगर प्राचीन ग्रंथों में विधवा को जलाने की अनुमति नहीं थी तो हमें अब ये कहाँ से मिली? हमारी ये रूढ़िगत सोच है, ये प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बात नहीं दी गई। 19वीं सदी के प्रारंभ में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी जो अफसर थे वो भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो राजा राम मोहन राय के विचारों को भी सही मानते थे। और जो राजा राम मोहन राय हैं उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक दोनों ने मिलकर जो सती प्रथा थी, अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती तो उसके साथ उसकी पत्नी को जला दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद में जो सुधार आई उन्होंने भी राजा राम मोहन राय को फॉलो किया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों के ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने की कोशिश करते जिससे उनकी सोच का समर्थन हो। प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से वो लोगों को समझाना चाहते थे कि ये तो हम रूढ़िवादी अपना रहे हैं, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया। इसके बाद वे दलील देते कि वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ भी हैं। आगे देखते हैं। जो उदाहरण के लिए इन्होंने जो राजा राम मोहन राय हैं इनको किसने फॉलो किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा जो उनके पति की डेथ हो जाती तो सती प्रथा पहले ही बंद करवा दी। अब उनको पत्नी से दोबारा शादी कौन करे? इनके लिए ईश्वर चंद्र ने कहा कि इनकी दोबारा शादी होनी चाहिए। उन्होंने फिर प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, उनके बारे में कहा
के प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है कि विधवा की दोबारा शादी होती है। तो फिर उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से उनका यह सुझाव मान लिया कि 1856 में पहली बार 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ कि जो विधवा हो जाती है उनका दोबारा विवाह कर दिया जाएगा। विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, जो विधवा के विवाह का विरोध करते थे उनको विद्यासागर का भी विरोध किया और उनको भी बहिष्कार किया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह की प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया और उनके बावजूद विवाह करने वाले विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि जैसे नया चेंज आया है उसको सभी लोग नहीं स्वीकार कर सकते, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उस जो चेंज आता है वो हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। विवाह करने वाली विधवाओं ने समाज में आसानी से इसे स्वीकार नहीं किया। इतनी आसानी से कोई भी चेंज आता है तो वो नहीं हो सकता। आज के टाइम में हम पर्दा प्रथा ले सकते हैं। कोई पर्दा प्रथा को कहता है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन समाज आज भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह रूढ़िवादी तबके एक नए कानून का विरोध कर रही थी, जो कि विधवा विवाह था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने किन की स्थापना की? आर्य समाज की। और इनका क्या उद्देश्य था कि हिंदू धर्म है उनको सुधारा जाए, उसमें नए नए चेंज हो जो भी आज के में रूढ़िवादी हैं या जो समाज में जबरदस्ती अपनाए हुए हैं। अब क्या है, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की अगर स्थिति सुधारनी है तो उनके लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां दो समाज में चेंज लाने के लिए या फिर लड़कियों की खुद की दिशा सुधारने के लिए सबसे पहले समाज भी शिक्षित होना या लड़के शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई के बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले जा रहे थे तो बहुत सारे लोग इनसे डरते थे, क्योंकि अब फिर नया चेंजेस हैं। जो भी नया चेंजेस आएगा समाज उनसे डरेगा, उनको अपनाने से टकराएगा। लोगों को ये था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से बाहर कर निकाल कर ले जाएंगे और उनको घर का कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी और उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाएं को उनके उदार विचारों वाले पिता और पति की देखरेख में ही पढ़ाया जाता था, यानी कि घर में ही सीमित रखा जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के पढ़ना लिखना सीख लिया, लेकिन आज की टाइम में बहुत सारे बच्चे कितना माता पिता कितना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते। और ये महिलाओं को देखो, इनका एक मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि ये महिलाएं बिना किसी की मदद के पढ़ना लिखना सीख गई। कितना अंदर उनके मोटिवेशन था, कितनी उनकी लगन थी कि वो किसी ना पढ़ाने के बगैर, और वो भी महिलाएं पढ़ना सीख गई, जो कि कितनी उनकी उम्र रही होगी। और जो रास बिहारी देवी हैं, रास सुंदरी देवी हैं, उनकी एक से प्रेरित करने वाली बात है कि उन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में जो रोशनी थी उसकी चोरी छिपे, पढ़ना भी चोरी छिपे में पढ़ना लिखना सीख लिया। आजकल कितनी लाइट है, कितना बल्ब है और फिर लैंप है, फिर भी नहीं पढ़ पाते। उन्होंने रात में दिए के समय और फिर भी चोरी छपे पढ़ना है, पता नहीं चलता है कि उनके वो महिलाएं हैं वो पढ़ रही हैं। 19वीं सदी के आखिर में हिस्से में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। वो ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्कूल खोले। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान और शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्होंने घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी।
इस तथ्य को देखते हुए मुमताज़ अली और कुछ अन्य सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन किया जाता कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में भी पढ़ें। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं भी लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना की, जो कि उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे पर रखा, कि धार्मिक नेता होने के बावजूद भी उनकी सोच इतनी थी कि वो महिलाओं को उस दर्जे नहीं दिला पाए। 1880 के दशक आते आते भारत के जो महिलाएं हैं उनके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश होने लगे। कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका भी बन गई। बहुत सारी महिलाएं पढ़ने लगी, लिखने लगी और समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक आलोचनात्मक विचार, आलोचनात्मक क्या होता है कि जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों का कंक्लूजन निकालकर उनके बारे में व्यू देश की। पूना में घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले ताराबाई शिंदे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना एक किताब है, एक पुस्तक है, वो प्रकाशित की और उसमें क्या दिया गया था कि जो पुरुष और महिलाओं के बीच में समाज में जो भेदभाव हैं, जो फर्क हैं, जो अंतर हैं, उसकी उन्होंने आलोचना की कि दोनों ही समाज में बराबर का दर्जा हो, लेकिन इसमें अब समाज में अंतर है। किसकी बुक है? ताराबाई शिंदे की। जो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म को जो महिलाएं हैं उनका दमन करता है। हिंदू धर्म है ना, वो महिलाओं का दमन करता है। उस जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी एक किताब लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह बनाया, जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही जो महिलाएं हैं उनको आश्रय बना दिया गया। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती जिनके सारे वो अपना पेट भर सके, रोजी रोटी चला सके। जाहिर सी बात है इन बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग हैं वो आग बबूला होंगे। जो रूढ़िवादी विचार हैं चाहे किसी भी जाति किसी भी व्यक्ति की हों, लेकिन जो रूढ़िवादी विचार हैं वो अपने आप के विचारों को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे विचार हैं वैसे ही डर्रे पर वो चलना चाहती हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू जो महिलाएं हैं वो पश्चिमी तौर तरीकों अपना रही हैं और जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और हमारे जो संस्कार हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुस्लिम इन बदलावों के नतीजों को स्वीकार नहीं करते थे, उनके बारे में चिंतित थे। जैसा कि आप देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के रूप में बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण खोले, महिलाओं को संगठित किया और जो 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाएं मताधिकार और जो बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हैं या शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाएं 1920 के दशक में विभिन्न राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों का भी हिस्सा बनने लगी। अब वो उन आंदोलन है उनका भी हिस्सा बनने लगी। पहले तो उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, घर तक सीमित रहती थी, लेकिन वो पढ़ लिख गई, एजुकेट हो गई, मेंटलिटी विकास हो गया। अब वो राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लेने लगी। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती तब तक सभी को, जब महिलाओं को अंग्रेजों का जो राज था उसके विरोध में संघर्ष जारी रखना है। आगे है विधवा बाल विवाह। जो बाल विवाह निषेध विधेयक है, अधिनियम है, वो कब पारित हुआ? 1929 में। और इसमें क्या एज रखी गई
जो लड़का है वो 18 साल का होना चाहिए और लड़की 16 साल से ऊपर की, और लड़का 18 साल से ऊपर का होना चाहिए उम्र से, तब उनकी शादी करनी चाहिए। आगे आया कि 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की। लेकिन अब है 21 साल के लड़के और 21 साल का ही लड़का होना चाहिए शादी की एज। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनने कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। इन्होंने सभी जातियों को धार्मिक आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। राजा राम मोहन राय ने मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की या गठन किया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्य बहुत सारी जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और सप्रस जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे वे अपने जीवन में जातीय पुरोगनों और बंधनों से निजात पास किया छुटकारा। कई लोग ऐसे थे जो कि जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और जो निचली जातियों के बच्चे के लिए स्कूल खुलने लगे। इन प्रकार से इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। उसी दौर में बहुत सारे गरीब हैं वो शहर में निकल गए नौकरियों की तलाश में। वहाँ पर कारखाने बन रहे थे। कल्पना कीजिए कि इनसे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जा रही थी, सड़कें बिछाई जा रही थी, इमारतों का निर्माण हो रहा था, शहरों की सफाई और उनमें कुलियाँ खुदाई करने के लिए, बोझ ढोने के लिए, ईंट बनाने के लिए या नालियों को साफ करने के लिए जो सफाई कर्मी हैं, पालकी ढोने के लिए, हर चीज़ में उनको श्रम करने के लिए इंसान चाहिए था, जो कि और जो निचले वर्ग हैं उनके लिए रोजगार चाहिए। इन कामों को संभालने के लिए जो गांव के जो गरीब वर्ग हैं वो शहरों की ओर मजदूरी के लिए चल पड़े। शहर जाने वाले बहुत सारे निम्न जातियों के थे। बहुत सारे क्या, सारे ही निम्न जातियों के थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए। इन स्थानों पर काम करना बहुत कठोर था, परंतु अब जब नए स्थान पर गए काम करना तो कठिन है, लेकिन जो गरीब और निचली जातियों के लोगों को, जो सवर्ण जाति हैं, जो जमींदार हैं, वो उनकी जीवन पर दमनकारी कब्जा जमाए हुए थे और उनका अपमान करते थे। इस अपमान से छुटकारा पाने के लिए वो लोग शहर में काम की तलाश में गए हुए थे। आगे देखते हैं समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से पर गैर ब्राह्मण जो जाति हैं, जो ब्राह्मण के अलावा जो जाति हैं, जातियों के भीतर से ही बहुत से लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। जो मध्य भारत हैं उनमें सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई। उनकी शुरुआत किसने की? घासीदास ने। उन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मत्तुआ पंथ के चंडेल काश्तकारों के बीच काम किए। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराते हुए ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श दिया। उन्होंने जातिगत जो भिन्नता है, जाति के आधार पर भिन्नता है के आधार पर जो भिन्नता है उन पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार जो सारी मानवता है वो एक जाति मानवता है। जो भी मानव है वो एक ही जाति के हैं। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों द्वारा की गई जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। कि उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जाति की अपमान करने के लिए उकसाती थी और उनके अधीनस्थ जातियों में स्वामित्व का भाव पैदा करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी।
ज्योतिबा फुले सबसे मुखर नेता थे उनमें से एक थी और 1827 में जन्मी ज्योतिबा फुले ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों की इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे अपने आपको औरों से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशों से आए हैं जो उपमहाद्वीप के बाहर से थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वासियों आर्य होने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उनको गुलाम बना लिया। जो यहाँ रह रहे हैं लोग उनको आर्यों द्वारा आक्रमण करके हराकर उनको गुलाम बना लिया है। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है तो वे पराजित जनता को नीच और निम्न मानने लगे। फुले के अनुसार उच्च जातियों को इस जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के लोगों की जो कि निम्न कहलाते हैं उनकी है। फुले द्वारा दावा था कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोते थे और जो मराठा देहात इलाके हैं उस पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उनका सुझाव था कि शूद्र जो अछूत समझी जाती हैं उनको खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए की? जाति में समानता लाने के लिए कि सभी जातियां समान हैं। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका में जो गृह युद्ध हो चुका था उसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई। फुले ने अपनी पुस्तक में इन अमेरिकियों को समर्पित किया जो गुलामी की मुक्ति दिलाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था। आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उन्होंने भारत में निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा पर एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की आलोचना को सभी प्रकार से गैर ब्राह्मणी से जोड़ा। वे उच्च जातीय महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों को मुसीबत और निम्न जातियों के अपमानपूर्वक हालात के बारे में गहरे तौर से चिंतित थे। जाति का यह आंदोलन 20वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी अय्यर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था। मंदिर में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए। बचपन में ही उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव या पूर्वाग्रह क्या होता है कि जो रूढ़िवादी तरीके पर चले आ रहे हैं। स्कूलों में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखे। 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो महार जाति हैं, जो निम्न जाति हैं, उनको मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और कब उनको इन संघर्ष में उनको जीत मिली। 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो दलित जाति हैं उनको, महार जाति हैं उनको मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया इस आंदोलन में। और जो ब्राह्मण पुजारी हैं इस बात से बहुत आग बबूला हो गए कि जो दलित है वो हमारे जलाशय का पानी इस्तेमाल करेंगे। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कितने चलाए? 3। कब से कब तक? 1927 से 1935 तक। यह पूरे भारत को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। आगे देखते हैं। जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है ये कितना जोर पकड़ा और कितना सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में गैर
ब्राह्मण आंदोलन चला। यह प्रयास गैर ब्राह्मण जातियों का था, जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका है। उनका मानना था, उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी और द्रविड़ या जो देसी द्रविड़ नस्ल को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल कर ली थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी है। पेरियार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, E.V. रामास्वामी नायर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले। उनका आरंभिक जीवन है वो सन्यासी जैसा था। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया और बाद में कांग्रेस के सदस्य भी बने। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा, वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया। उनको जातियों के हिसाब से इंसानों को बिठाया जाता था। उनको हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम था। उनको देखकर उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये क्या है कि जातियों के हिसाब से इंसानों को बिठाया जाता है। पेरियार की समझ आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया। स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया? E.V. पेरियार ने। उनका कहना था कि जो मूल तमिल और जो द्रविड़ संस्कृति की असली वाहक अछूत ही हैं। उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन उनको कर रखा है, जो अछूत जाति हैं उनको। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजकों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों के अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, मनु की द्वारा की रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के भी कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर उनकी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन ने उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल, बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद ये था कि हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच को जो महत्व दिया जा रहा है उस पर कोई आँच न आए। ये साबित करना चाहते थे कि इस बात को कि धार्मिक जो ग्रंथों में मान्यता मिल चुकी है। औपनिवेशिक काल में जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और आज भी जारी रहेंगे। जो संघर्ष हैं वो जाति के आधार पर औपनिवेशिक काल में चल रहे थे जब अंग्रेजों का काल था, लेकिन आज भी ये जारी हैं। सुधारक ब्रह्मो समाज 1830 में इनकी स्थापना की गई थी, जो आगे दो भागों में डिवाइड हो गया। केशव चंद्र ने ये जो इनको ब्रह्म समाज है इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये सुधारक हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। उनके हिसाब से इन्होंने एक मिशन भी की स्थापना भी की थी। प्रार्थना समाज 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज, अलीगढ़ आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन और काले और गोरों के लिए जो ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें जो अमेरिका में गृह युद्ध था उनकी स्थिति। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में भी ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको हर PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।